हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिकल स्कूल। मैं दीपक कुमार और ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 12 है। इस लेक्चर में हम लोग डायमेंशन ऑफ सम ऑफ टू सब स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस और इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के बारे में बताया था। तो हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर कोई वेक्टर स्पेस V है ओवर फील्ड F, ठीक है, और इस वेक्टर स्पेस का कोई दो सब स्पेस है W1 एंड W2, ठीक है, ये कोई दो सब स्पेस है VF का, तो डायमेंशन क्या होगा W1 प्लस W2 का। डायमेंशन क्या होगा W1 और W2 का। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन ऑफ W2, ठीक है। ये रिजल्ट है, इसको नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन इसी के ऊपर है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट भी देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि भी कोई वेक्टर स्पेस है सारे 2x2 मैट्रिक्स का। सारे 2x2 मैट्रिक्स का भी कोई वेक्टर स्पेस है आर के ओवर, ठीक है। फील्ड क्या है यहाँ पर, आर है, आर एक फील्ड है, ठीक है। तो हम लोग को कंसीडर, यहाँ पर बोला है कंसीडर द सब स्पेस W1। एक W1 सब स्पेस दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है, और W2 भी क्या, एक 2x2 मैट्रिक्स है जो सब स्पेस दिया हुआ है, सब स्पेस के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर बोला गया कि M है ये डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन ऑफ W2 है। M क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन ऑफ W2 है, और N डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 है। तो फाइंड करना है यहाँ पर हम लोग को। छोड़िए क्वेश्चन में, फाइंड करना है क्वेश्चन में डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है। W1 प्लस W2 अब हम लोग को फाइंड करना है। तो निकालते हैं वैल्यू इसमें। देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले W1 दिया हुआ क्या है, A माइनस A C D, ये है, और इसमें दिया है ACD, और W2 क्या दिया हुआ है, AB माइनस AD, ठीक।
सच दैट ए बी बी ये बिलोंग करता है इससे। देखिए यहाँ पर ऐसे कितने एलिमेंट है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये ए इंडिपेंडेंट है, ए सी और डी ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर ढूंढिए W1 W2 में डायमेंशन ऑफ W2 ये क्या हो जाएगा, ए इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर फिर बी इंडिपेंडेंट है और डी इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर भी कितना 3 हो जाएगा डायमेंशन इसका। अब हम लोग को निकालना चाहिए W1 और W2 का इंटरसेक्शन, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W1 जो हम लोग निकाल चुके हैं, डायमेंशन ऑफ W2 जो निकाल चुके हैं, अब ये चाहिए डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन डायमेंशन ऑफ W2 ये चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो इसको निकालते हैं सबसे पहले। सबसे पहले W1 इंटरसेक्शन W2 निकालेंगे। W1 और इंटरसेक्शन W2 क्या हो जाएगा, ये देखिए, यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्लेस में ए है, यहाँ पर भी फर्स्ट प्लेस में ए है, सेकंड प्लेस में यहाँ पर माइनस ए है, यहाँ पर सेकंड प्लेस में बी है। तो सेकंड प्लेस में जब हम W1 इंटरसेक्शन W2 लिखेंगे, W1 इंटरसेक्शन जब W2 जब लिखने की बारी आएगी, यहीं पर लिखते हैं हम लोग, बाद में लेके चलेंगे। ठीक है, ये जब लिखाएगा तो फर्स्ट प्लेस में ए है तो इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, यहाँ माइनस ए है, यहाँ पर क्या है, बी है। ठीक है, यहाँ माइनस ए है, यहाँ पर बी है, मतलब ये बी प्लेस इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बट इस प्लेस में क्या होगा, ए का निगेटिव वैल्यू आएगा, यहाँ पर ए का निगेटिव वैल्यू, जब इस दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये माइनस ए वाला आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा वैल्यू कंटेन हो नहीं सकता, तो यहाँ पर माइनस ए वाला वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि ये बी रियल नंबर से बिलोंग करता है और बी के प्लेस पर माइनस ए भी आ सकता है, बट यहाँ पर माइनस ए के प्लेस पर कोई सा भी बी नहीं जा सकता, मतलब कोई सा भी वैल्यू नहीं हो सकता, वहां पर बस ए का जो वैल्यू होगा उसका निगेटिव वैल्यू यहाँ पर होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस ए होगा। अब सी के प्लेस पर देखिए, यहाँ पर माइनस ए है, यहाँ पर क्या इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ सी है, मतलब यहाँ पर कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, बट यहाँ पर क्या इस ए का निगेटिव वैल्यू होना चाहिए। तो इस दोनों में से हम लोग जब इंटरसेक्शन करेंगे तो सी के पास तो कुछ भी आ सकता है, बट इस माइनस ए के प्लेस पर ए का सिर्फ निगेटिव आएगा। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। फिर यहाँ डी है और यहाँ पर भी डी है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कितना एलिमेंट है जो इंडिपेंडेंट है, एक ए इंडिपेंडेंट है, एक डी इंडिपेंडेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखेंगे वही यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो लिखेंगे उसका निगेटिव यहाँ आएगा, यहाँ जो लिखेंगे उसका निगेटिव यहाँ और यहाँ जो लिखेंगे उसका निगेटिव यहाँ, ऐसा लिखा आएगा। बट ये ए के प्लेस पर कुछ भी लिख सकते हैं और डी के प्लेस पर भी कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W2 डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर लिखते हैं, पहले इंटरसेक्शन आएगा कितना इसका, ए माइनस ए और ये हो जाएगा डी। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू होगा 2, तो यहाँ निकालिए डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, डायमेंशन ऑफ W1 भी निकाला हुआ है 3, W2 3। ठीक है, और ये 2 है, ये जगह 3 प्लस 3 माइनस 2, मतलब ये कितना 6 माइनस 2 आ गया। तो फोर आंसर टिक कर दीजिए। फोर आंसर, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पर निकालना है, ये m प्लस n का वैल्यू निकालना है, यही मैं ढूंढ रहा था क्या छूट गया। ठीक है, m प्लस n का वैल्यू निकालना है, तो ये आ गया 4। ठीक, m ये है क्या, n है, ये n दिया हुआ है, n का वैल्यू आया 4 और यहाँ पर आपको m क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2 जिसका वैल्यू कितना निकाले हुए, ये 2, ये क्या है m इज इक्वल टू 2, तो m प्लस n इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आएगा। ठीक है,
तो 6 आपका आंसर आया, ये रहा 6। ठीक, ए गलत, सी गलत, डी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एंड let V is equals to X, Y, Z belongs to R3। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A is equals to 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। सॉल्व करते हैं। ए आपको क्या दिया हुआ है, 1 1 1 2 2 3 एक्स वाई जेड। यहाँ देखिए, यहाँ पर बोला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इसका जो रैंक आएगा वो लेस देन 3 होगा। तो रैंक देखिए इसका सबसे पहले निकालते हैं। रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 1, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1, ये 1 हो जाएगा, और इसमें जब आप लोग जेड माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 0 हो गया। 1 में x से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 1 में y 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 1 में y से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 में, सॉरी यहाँ गलती हो गया, 1 में x मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 में y मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये वाला हो जाएगा y माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स, और 1 में z से x से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये हो जाएगा z माइनस एक्स। ठीक, इतना तक आ गया। अब इसके बाद फिर से 1 1 1 0 0, और ये आ रहा है 0 0, ये 0। अब ये तो 0 होगा, फिर ये वाला कितना हो जाएगा, 0 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये y माइनस एक्स ही रहेगा। बट यहाँ पर ये 1 है, और 1 में अगर z माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दें तो ये फिर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या बोला है कि डिटर्मिनेंट a क्या है, 0 है। इसका मतलब यहाँ पर डिटर्मिनेंट a 0 है, तो y माइनस एक्स को 0 होना पड़ेगा। y माइनस एक्स को 0 होने के लिए, y माइनस एक्स जब 0 होगा तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। और जब y इज इक्वल टू x हो जाएगा, जब y इज इक्वल टू x हो जाएगा तो इसका मतलब इसका रैंक कितना आएगा, इसका रैंक आएगा 2। इसका रैंक आएगा 2, मतलब यहाँ पर li कंडीशन कितना हो गया, li कंडीशन इज इक्वल टू इसमें 2 हो जाएगा। li कंडीशन जब 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, डायमेंशन, डायमेंशन 3 दिया हुआ है किसका, v का। डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ ये v निकालना है। मतलब वेक्टर स्पेस का डायमेंशन आपको 3 दिया हुआ है, वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 3 हुआ है, दिया हुआ ये सब स्पेस है। सब स्पेस का डायमेंशन आप लोग को निकालना है, तो ये v का डायमेंशन निकालेंगे, गलती से लिखा गया 3 माइनस इसमें कितना, ये 2, ये कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन बी आंसर, ए गलत, सी गलत, डी गलत। ठीक है, अब बात करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, अब होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जब बात होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जब बात होगा तो यहाँ पर देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक फंक्शन के तरह,
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन की तरह है। जैसे हम लोग फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन f फ्रॉम x टू y, ये होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी फंक्शन की तरह होगा, बट यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा में है तो थोड़ा सा अलग होगा, उससे कुछ कुछ नया चीज होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर स्पेस से रिलेट करेगा ये, लेट वी एफ एंड वी डैश एफ, ठीक है, बी टू वेक्टर स्पेस, ये दो वेक्टर स्पेस है, ठीक है। और then function p from v to v dash, ठीक है, is called linear transformation from v to v dash, ठीक है। If for all x y belongs to v and alpha belongs to f, we have two resistance diagrams। देखिए समझिए अब इसको, ये वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है और वी डैश एफ कोई वेक्टर स्पेस है, मतलब यहाँ पर दो वेक्टर स्पेस होना चाहिए, दो वेक्टर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। एफ के ओवर फील्ड एफ के ओवर होना चाहिए, ठीक है। तो एक फंक्शन ऐसा टी, एक फंक्शन टी फ्रॉम वी टू वी डैश, एक फंक्शन डिफाइन होगा वी टू वी डैश, ठीक है। यही फंक्शन कहलाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किससे, वी डैश एफ, वी एफ से वी डैश एफ के बीच में, वी एफ से वी डैश एफ के बीच में, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन होगा, यहाँ पर एक्स वाई जितना भी है वो सारा किससे होगा, बी से रिलेट करेगा, और जितना भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो किससे बिलोंग करेगा, फील्ड एफ से बिलोंग करेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है फंक्शन, फंक्शन अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका मतलब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन ऐसा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन T दो स्पेस लेंगे, दो वेक्टर लेंगे हम लोग, दो वेक्टर लेंगे, एक x और एक y, सपोज कोई दो वेक्टर ले लिए x और y, दोनों को जोड़ेंगे तो ये ऐसा होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अगर अल्फा इंटू एक्स ले रहे हैं, ये अल्फा इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, एक एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा चीज क्लियर होगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन है T, R2 से R सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई ये इज इक्वल्स टू है एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स, ठीक। तो आपको बताना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, यही बताना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, देखिए पहले क्या निकालेंगे, टी एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग x मान लेते हैं कि x कैसा होगा, x1 y1 के जैसा होगा, और y कैसा होगा, x2 y2 के जैसा होगा। तो टी एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो टी एक्स प्लस वाई यही होगा। तो टी एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, टी एक्स प्लस वाई का मतलब जब ये x प्लस वाई है, ठीक है, जब ये x प्लस वाई है तो ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए ऐसा x प्लस वाई कॉमा एक्स के जैसा, ठीक। ये ऐसा है तो ये ऐसा है, इसलिए ये टी एक्स प्लस वाई जब लिखेंगे तो ये एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स के जैसा होना चाहिए, मतलब इस एक्स के जैसा होना चाहिए। आ रहा है समझ में। अब क्या करेंगे, एक्स क्या है, x1 कॉमा y1 प्लस y क्या है, x2 कॉमा y2 कॉमा x क्या है, x1 y1, यही है, ठीक। तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x पहले उतार देते हैं, x1 y1 प्लस x2 y2 कॉमा x1 y1, ठीक है। ये क्या x प्लस वाई है तो इसको ऐड करते हैं तो ये x1 प्लस x2 हो जाएगा, कॉमा ये y1 प्लस y2 हो जाएगा, कॉमा ये x
x1 y1 हो जाएगा, ठीक, यही होगा। अब अगर इसको देखें यहाँ पर, तो ये फॉर्मेट नहीं ले रहा है, किसके जैसा, एक मिनट। अब देखिए ये जो यहाँ पर है, ये किसी का फॉर्मेट ले नहीं रहा है। अब ये किसी का फॉर्मेट ले नहीं रहा है, मतलब इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं कि ये टी एक्स प्लस टी वाई के जैसा है, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं है तो इसका मतलब, ये ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इट इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिकल स्कूल, मैं दीपक कुमार और ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 12 है। इस लेक्चर में हम लोग डायमेंशन ऑफ सम ऑफ टू सब स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस और इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के बारे में बताया था। तो हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है सम ऑफ डायमेंशन ऑफ सम ऑफ टू सब स्पेसेस।